और इंटरव्यूज में, कहीं एग्जाम्स या वाइवा में रेडिएशन यूनिट से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। फाइनल ईयर में है तो आपसे डायरेक्टली ऐसे छोटे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, उसमें थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है, लाइक कि सिचुएशन ऐसी है, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि एक रेडियो आइसोटोप्स है या न्यूक्लियर मेडिसिन है, ठीक है, उसका वायर टूट गया और गिर गया, वहां पे रेडिएशन स्प्रेड हो गया, तो कौन से आप रेडिएशन डोजीमेट्री डिवाइस से उसको मेजर करेंगे और कौन सी यूनिट उसमें यूज होगी। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, बस उसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है। जैसे हम सर्वे करते हैं, सर्वे मीटर, तो जितने भी सर्वे होते हैं दैट मीन्स दीज आर द एक्सपोजर, वो आयनाइजिंग रेडिएशन है। और वैसे तो सारे आयनाइजिंग है, लेकिन जो एक्सपोजर आपका इन्वायरमेंट में हो रहा है, ठीक है, अब इन्वायरमेंट किसी भी तरह का हो सकता है। तो जो आपका वायल गिरा, या मान लीजिए पेशेंट, या एक और मैं एग्जांपल देती हूँ, ये एम्स में क्वेश्चन आया था न्यूक्लियर मेडिसिन का, जो एमएससी न्यूक्लियर मेडिसिन का एग्जाम हुआ था, कि पेशेंट को रेडियो आइसोटोप्स दिया गया, यानी कि कीमोथेरेपी की गई, ठीक है, कीमोथेरेपी मान लीजिए, या उसका कोई भी रेडियो न्यूक्लियाइड एग्जामिनेशन किया या डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन किया, और पेशेंट ने फौरन वॉमिट कर दिया वहां पे, नॉर्मली फौरन वॉमिट कर दिया, तो आप क्या करोगे, फौरन स्वीपर को बुला के सफाई करवाओगे? नो, इसमें न्यूक्लियर मेडिसिन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पेशेंट जो वोमिट कर रहा है तो उसकी वोमिटिंग में भी रेडिएशन होगा, क्योंकि वो उसकी बॉडी में जा चुका है न्यूक्लियर मेडिसिन। तो उस कंडीशन में पेशेंट की जो वोमिटिंग हो चुकी है, उस एरिया में आप रेडिएशन कैसे मेजर करोगे और कौन सी डिवाइस से मेजर करोगे और उसकी यूनिट क्या होगी? सच टाइप ऑफ क्वेश्चन बिकम्स। तो ये आपके बुशोंग वगैरह में शायद आपको मिल जाएंगे। तो आपको ये चीज मैं इसमें स्पेसिफिकली बताऊंगी कि किस जगह कौन सी यूनिट यूज करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये भी मैंने कल लास्ट क्लास में बताया था कि दीज आर द, जैसे होता है वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, और होती है डेरिवेटिव क्वांटिटीज। तो ये नॉर्मल मेन स्टैंडर्ड क्वांटिटीज हैं, रेडिएशन यूनिट से मेजर, ठीक है। ये इनकी डेरिवेटिव्स हैं, इनको ये वाली जो है जितनी भी, ये मिला के बनाई गई है। जैसे एंट्रेंस सरफेस डोज है, ये एक्सपोजर, डेंसिटी, एब्जॉर्ब डोज, कई से मिलकर बनी है। CTDI हो गई, ये लेंथ को और उसको स्पेस एरिया को कंबाइन करके बनाई गई है। तो ये जितनी भी नीचे दिख रही है अदर यूनिट्स एरिया, अगर रेडिएशन यूनिट्स पे क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल उठा के पूरी पीपीटी छाप दीजिएगा, ये बहुत ही प्रिसाइज लिखवाया गया है। मैं कई सालों से बहुत मेहनत से बनाई थी है, लेकिन मैं इसको यूज करती हूँ, बहुत अच्छा है एक्सप्लेन किया। एक्सपोजर में बता चुकी हूँ आप लोगों को, ये वाला भी मैं स्लाइड पिछली बार बता चुकी थी। ये जो मैंने आपको पिछली बार बोला था कि अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि कहाँ पे कौन सी आप यूज करोगे, ठीक है। जैसे ये पिछली जो ये वाली कौन सी यूनिट है, रोइंजन और एक्सपोजर, यानी कि एक्सपोजर की जो SI यूनिट है वो रोइंजन है, ठीक है। हाँ सर, क्लास बस आती है, ठीक है। तो अब देखिए एरिया मॉनिटरिंग में और आउटपुट ऑफ एक्सरे मशीन में, यानी कि एरिया मॉनिटरिंग आपका दैट मींस आपका उसमें GM काउंटर यूज करते हैं, आयनाइजिंग चैम्बर यूज करते हैं, प्रोपोर्शनल काउंटर यूज करते हैं। वहां पे अगर आपसे बोल दिया जाए कि जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी कि मान लीजिए किसी एरिया में एक रेडिएशन ऑब्जेक्ट निकला है या कहीं गिर गया, तो दैट मीन्स वो इन्वायरमेंट में फैला है, आप एयर में मेजर कर रहे हो। तो ये टाइप्स होते हैं एक तरीके के, ये मेजरमेंट करने के टाइप्स हैं, ये वाले जो ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं। गैस फील्ड डिटेक्टर्स, ठीक है, गैस फील्ड डिटेक्टर्स, आयनाइजिंग चैम्बर, प्रोपोर्शनल काउंटर, GM काउंटर, ये अलग है, ये स्टोर करके रखते हैं। ये वाले फिल्म डिटेक्टर्स एंड TLD, ये दोनों स्टोर कर लेते हैं और एक टाइम के बाद प्रोसेस करते हैं। पॉकेट डोजीमीटर इंस्टेंट रेडिएशन देगा, ठीक है, इंस्टेंट। अब जैसे अगर आप बोले कि नहीं वहां पे तो हमें मेजर करना है, तो पॉकेट डोजीमीटर भी यूज कर सकते हैं, नहीं। पॉकेट डोजीमीटर आपकी प्राइमरी रेडिएशन देता है। तो बेसिकली जब हम सर्वे की बात करते हैं, एरिया मॉनिटरिंग, कोई भी एरिया मॉनिटरिंग आप मान लीजिए माइंस में जा रहे हैं, या मान लीजिए अगर आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ मैं, am I audible ना? Am I audible ना? Yes, ma'am.
तो ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से थोड़ा सा है, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आता जरूर है, कहीं ना कहीं आपको आएगा जरूर, चाहे आप बीएसएसबी वगैरह के एग्जाम्स दें, कहीं ना कहीं आएगा जरूर। ठीक है। सो एरिया मॉनिटरिंग में मान लीजिए जैसे अगर आपको एग्जाम में आ जाता है कि जो टावर्स हैं आजकल, जो नॉर्मली क्या करते हैं कि लोग पैसे के लालच में अपने घर की छत पे टावर लगवा लिया, नोबडी थिंक दैट कि हाउ मच इज डेंजर। जो मोबाइल के टावर अक्सर लगवा लेते हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल कर रही है, लेकिन जो रेजिडेंशियल एरिया होते हैं वहां पे नहीं होना चाहिए। जो घर घर में देखा होगा कि उसको रॉयल्टी देते रहते हैं कि भाई एक टाइम को उसको 2-3 लाख रुपए दे दिया, 10 लाख रुपए दे दिया, फिर उसको हर महीने अलग पैसा मिलता है, लेकिन उसके बदले में वो कितना इन्वायरमेंटल रेडिएशन खा रहा है, वो भी खा रहा है, और सराउंडिंग में जितने भी घर हैं वो भी खा रहा है रेडिएशन। इवन उनकी जनरेशन भी इफेक्ट कर सकती है अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं। इमीडिएटली वहां पे एरिया मॉनिटरिंग करके सर्वे किया जाता है कि वो एक्सेप्टेबल लिमिट में है या नहीं है। अगर आपके आसपास में कोई ऐसा टावर है तो आप एईआरबी को कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई हम लोग सेफ नहीं है, वी वांट टू मेजर ऑफ दैट एरिया मॉनिटरिंग, वो सर्वे हमको करवाना है इसका। इमीडिएटली उसको हटाया जाएगा, गवर्नमेंट में कंप्लेंट डाल दी गई। तो कोई भी एरिया मॉनिटरिंग, क्योंकि रेडिएशन तो देखिए आपके टावर से भी आता है, ठीक है। इसलिए अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जो फैक्ट्रीज होती हैं अक्सर, वो फैक्ट्रीज आउटर एरिया में होती हैं, शहर से दूर होती हैं, क्योंकि फैक्ट्रीज से बहुत रेडिएशन निकलता है। जो हीट होती है वो भी एक टाइप ऑफ रेडिएशन है। केमिकल्स है, केमिकल से बहुत तरह के रेडिएशन निकलते हैं जहाँ दवाएं बनती हैं। आपने अगर गाजियाबाद देखा होगा, हापुड़ वाला एरिया पूरा दवाओं वाला एरिया है, लेकिन वो शहर से बाहर है। आप इधर आ जाइए ग्रेटर नोएडा के पेरिफेरल पे आ जाइए, वहां पे सारी आपकी फैक्ट्रीज मिलेंगी, क्योंकि उनसे रेडिएशंस निकलते हैं। लेकिन ये रेडिएशन सराउंडिंग को भी अफेक्ट करते हैं। तो इस पर बहुत सारी रिसर्च ऑलरेडी हो रखी है कि पानी में कितना रेडिएशन आ रहा है, या आप जो कंटेंट खा रहे हो या पानी जो पीते हैं हम लोग, उसमें कितना रेडिएशन, उस पर बहुत रिसर्च ऑलरेडी चल रही है। मेरे एक जूनियर है, वो इसी पे रिसर्च कर रहा है कि जो यहाँ का एरिया का पानी है वो लंग्स को कितना इफेक्ट कर रहा है, कितना रेडिएशन उसमें एब्जॉर्ब कर रहा है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल एनवायरमेंटल रेडिएशन एंड कॉस्मिक रेडिएशन। तो ये दिमाग में बसा लीजिए अपने कि एरिया मॉनिटरिंग के लिए, सर्वे के लिए हम एक्सपोजर वाला हम यूनिट यूज करेंगे। अभी आगे बताएंगे उसमें यूनिट कौन सी यूज होगी, ग्रे यूज होगी, सीवर्ट्स यूज होगी, कौन सी यूज होगी। दूसरा हम यूज करते हैं आउटपुट ऑफ एक्सरे मशीन, यानी कि एक मशीन आपको कितना आउटपुट दे रही है। कोई भी मशीन है, 300 है, 100 mA है, 200 mA, सॉरी 500 mA है, 800 mA है, उस मशीन का आउटपुट कितना है। तो ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है कि कहाँ पे आप यूज नहीं कर सकते, ये सिर्फ आप एयर में यूज कर सकते हैं। आप चाहे कि लिक्विड का या फिर आपको किसी सॉलिड का रेडिएशन मेजर करने, तो आप नहीं कर सकते। किसी लिक्विड का अगर आप कहें कि हम पानी में घुस के पानी में कितना रेडिएशन है, वहां पे काम नहीं करेगा। दूसरा, वैलिड ओनली फॉर एक्सरेज एंड गामा रेज, ये सिर्फ एक्सरेज को और गामा रेज को, यानी कि जो एक्सपोजर ऑफ रॉन्टगेन की बात कर रहे हैं, इज वैलिड फॉर फोटोन एनर्जी अप टू 3 मिलियन मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट, यानी कि जितनी केवी से लेके 3 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट तक की ही एनर्जी को मेजर करेगा। यानी कि रॉन्टगेन यूनिट जो यूज होती है वो यूज होती है। दैट मीन्स हम रेडियोथेरेपी में इसको यूज नहीं कर सकते ज्यादा, ठीक है, क्योंकि वह 3 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट से ऊपर निकल जाते हैं। दूसरा है एक्सपोजर रेट। एक्सपोजर रेट क्या है? इज द एक्सपोजर प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब क्या हुआ? पर यूनिट यानी कि आपने एक, मान लीजिए एक एयर का एरिया मेजर कर दिया कि एक रूम का एरिया, मान लीजिए आपका 20 स्क्वायर मीटर का रूम है, ठीक है। उस 20 स्क्वायर मीटर एरिया में एक सेकंड में कितना एक्सपोजर हो रहा है वहां पे। हम नॉर्मल एक्सरे की बात करें, ये तो रेडियो एक्टिविटी पे भी एप्लीकेबल है, ठीक है। यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना जो एनवायरनमेंट में आयंस हैं वो एक्सपोज्ड हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सपोजर रेट। तो ये एक्सरे के आउटपुट मशीन्स में भी यूज होगा, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सपोजर रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन में बहुत आता है। SI यूनिट ऑफ एक्सपोजर रेट इज कूलम पर केजी और रॉन्टगेन पर सेकंड। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, ये दोनों लाइंस को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। SI यूनिट कूलम पर केजी है, ठीक है।
कूलम पर केजी पर सेकंड है, यानी कि एक और लगेगा इसमें, और रोएंटजन पर सेकंड, आर इंडिकेट फॉर रोएंटजन पर सेकंड, 2 यूनिट्स है। रेडिएशन प्रोटेक्शन इज कॉमन, इंडिकेट दीज रेट्स वैल्यू। नॉर्मली हम रेट्स जो निकालते हैं वो आर्स में निकालते हैं, तो इसको रोएंटजन पर आर निकालते हैं। तो ये नेक्स्ट लाइन अपनी ये याद कर लीजिए अच्छी तरह से कि मशीन्स के जितने भी आउटपुट्स निकालते हैं, जब एक्सरे मशीन्स के लिए पूछ लेते हैं, ये भी कॉम्पिटिटिव ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है कि अगर आपको मशीन का आउटपुट निकालना है तो उसकी यूनिट क्या होगी, तो उसकी यूनिट हम यूज करते हैं रोएंटजन पर आर, यानी कि बोले तो आउटपुट ऑफ एक्सरे मशीन, जो मशीन का एक्सरे का आउटपुट है उसकी जो यूनिट होगी वो रोएंटजन पर आर होगी, चाहे तो लिख लीजिए कहीं पे। मैम यस मैम, वन स्टूडेंट इज वेटिंग, कैन यू बेटा, प्लीज टेक? बेटा टाइम पता नहीं है क्लास का क्या? मैम वो नेटवर्क इशू था यहाँ पे इसलिए। यस मैम, मैम बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू आ रहे हैं। बेटा आप लोग कोई देखो, क्लास के टाइम पे यू आर नॉट बाउंडेड टू सिट इन द डिपार्टमेंट, ठीक है? क्लास के टाइम पे आप अभी तो खैर गर्मी है, लाइब्रेरी में बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, हेडफोन्स लगा के आप लाइब्रेरी में सुन सकते हैं। आई थिंक डिपार्टमेंटल तो ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि क्लास, ऑनलाइन क्लास भी आप क्लास में ही बैठ के अटेंड करें। आई नो डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा नेटवर्क का इशू होता है, वहाँ पे सिर्फ आपका MTNL काम करता है, एयरटेल तो चलता ही नहीं है बिल्कुल भी। ये आई नो दैट कि वहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है? तो थोड़ा सा आप लोग नेटवर्क एरिया में रहा कीजिए, ये कोई बाउंडेशंस नहीं है। आई एम श्योर कि आप लोग क्लास में ही बैठ के क्लास अटेंड करें, तो आप लोग लाइब्रेरी में भी जा सकते हैं, अपने हेडफोन यूज कर सकते हैं लाइब्रेरी में बैठ के, वहाँ साइलेंट है, एसी चल रहे होंगे आराम से वहाँ पे, तो वहाँ बैठ के भी आप क्लास अटेंड कर, लाइब्रेरी में प्रॉपर नेटवर्क आता है, आई नो दैट। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें, क्लास के टाइम पे थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में रहें आप। ये स्लाइड आपको बड़ी यस हॉरिबल, मैम। ठीक है? द स्लाइड इज विजिबल, एब्जॉर्ब रेट। यस मैम। ये स्लाइड यस बड़ी मैम। मेसी सी दिख रही है, बड़ी हॉरिबल सी दिख रही है आप लोगों को, बट इट्स वेरी इजी। इसलिए मैंने कहा ना कि इस पूरी पीपीटी की लाइन बाय लाइन बहुत ही एक्सप्लेनेटिव है, बहुत डिटेल्ड में है, तो आपके लिए पढ़ने और समझने के लिए दोनों ही बहुत ईजी है। अब बात करते हैं एब्जॉर्ब रेट और एब्जॉर्ब डोज की। नंबर 1 कि एब्जॉर्ब डोज को हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है? डी दैट मीन्स एब्जॉर्ब डोज, इट इज द एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट मास। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। मास का मतलब है समथिंग वेट, दैट मीन्स दे हैविंग द समथिंग डेंसिटी, उसकी कुछ डेंसिटी है, उसका कुछ मास है, यानी कि रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन, किसी भी रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन जिसमें किसके अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, चाहे वो पर यूनिट मास, यानी कि उसके अंदर मास होना चाहिए, और उसके अंदर मास होगा तो डेंसिटी तो होगी, ठीक है? यानी कि वेट होना चाहिए और दे हैविंग द सम डेंसिटी। सो आइडियली हम लोग तो ह्यूमन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, एक्सरे से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो हम इसको टिश्यू भी कंसिडर कर सकते हैं कि द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट मास और पर यूनिट टिश्यू एरिया। टिश्यू मतलब कुछ भी ले सकते हैं, मास तो कुछ भी हो सकता है। पर यूनिट का मतलब क्या है? यूनिट मतलब एक पर्टिकुलर हिस्सा, चाहे वो आपका क्यूबिक सेंटीमीटर हो, चाहे आपका पर सेंटीमीटर हो, चाहे पर मिलीमीटर हो, चाहे वो पर मीटर हो, दैट मीन्स एट पर्टिकुलर एरिया। ऐसा नहीं है कि इरेगुलर एरिया की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर एरिया की बात, पर्टिकुलर यूनिट की बात कर रहे हैं। तो ये लाइन अच्छे से याद रखिएगा, द एब्जॉर्ब डोज एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट मास, this quantity is defined for all ionizing radiation, not only for electromagnetic radiations, in the case of exposure, and for any material that means any material, यानी कि सॉलिड में भी कोई भी मटेरियल, स्टील, मेटल, केमिकल, व्हाटएवर, कोई भी मटेरियल, इसलिए इसको पर यूनिट मास बोला गया है, यानी कि उस मास, यानी कि कोई भी मटेरियल का मास। नेक्स्ट लाइन है D इज इक्वल टू T, ये जो इंडिकेट कर रहा है, जो स्मॉल d है, d इज इंडिकेट d एनर्जी। मैं इसको थोड़ा सा, एक मिनट, ऐसे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, समझ में आया थोड़ा सा?
ठीक है, डी दैट मीन्स डी एनर्जी पर मास। डी का मतलब है, अगर आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशंस पढ़े हो, ये डी का मतलब होता है वेरिएबल्स, यानी कि एनर्जी भी वेरी कर रही है और मास भी वेरी कर रहा है। अगर मास वेरी करेगा तो एनर्जी वेरी करेगी, और एनर्जी वेरी करेगी तो उसमें उसकी मास के एब्जॉर्प्शन में फर्क पड़ेगा। तो डी एनर्जी एब्जॉर्ब मास ऑफ एनी मीडियम, किसी भी चीज का मास। इसकी एसआई यूनिट होती है ग्रे, ये याद रखिएगा। अब यहाँ क्वेश्चंस है, अब आपसे कभी भी कोई पूछ ले कि ग्रे कहाँ यूज करते हैं, तो ग्रे हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे आपका रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसी मास में। ये खुला हुआ है आपका अंकल्स कैफे, और ये खुले खुले? जब जाए तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक। सो ग्रे क्या है कि ग्रे यूनिट इज यूज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन अ पर्टिकुलर मैटर, यानी कि किसी भी मटेरियल में जब रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा वहां पे हम, हाँ कोई मंगा रहा है क्या? नहीं, कोई नहीं मंगा रहा, अभी रुक जाइए, मैं बस बता दूं। सो ग्रे कहाँ पे यूज करते हैं हम, जहाँ पे आपके किसी मटेरियल के अंदर जब आपका रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक और मैं कंपैरिजन करते चल रही हूँ साथ में। जब रेडिएशन आपका इन्वायरमेंट में एब्जॉर्ब होगा उसको हम बोलेंगे एक्सपोजर, उसकी यूनिट होगी रोइंटजन, ठीक है। जब रेडिएशन आपका किसी भी मटेरियल में एब्जॉर्ब होगा, अगर हम बात करें आपकी बॉडी की, हम बात करें डायरेक्टली कि बॉडी में जब एब्जॉर्ब होगा तो जो बॉडी के अंदर रेडिएशन मेजरमेंट होगा वो होगा ग्रे। ग्रे क्योंकि एक बहुत बड़ी ह्यूज क्वांटिटी है तो इसलिए हम रेडिएशन को कॉमनली मिली ग्रे में हम यूज करते हैं। तो 1 ग्रे इज 1 जूल पर केजी। It is defined as 1 joule of energy deposited in 1 kilogram of material. Gray is a big unit, so expressed in milligray. तो कभी भी आप किसी भी एक्सरेज में या सीटी स्कैन की रेडिएशन डोज में जब भी आप पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे आपको मिली ग्रे मिलेगा, ग्रे नहीं मिलेगा। ग्रे अगर ग्रे होगा, इसमें भी कभी कभी क्वेश्चंस में चेंज करके दे देते हैं, तो वो पॉइंट्स में कन्वर्टेड होगा। जैसे 2 ग्रे है तो 0.2, अगर 2 मिली ग्रे है तो उधर आपका 0.02 मिली ग्रे 2 ग्रे हो जाएगा। ग्रे होगा तो पॉइंट्स में जरूर होगा, और मिली ग्रे है तो मे बी डायरेक्टली। तो इस कन्वेक्शनल यूनिट इज रैड। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रे की कन्वेक्शनल यूनिट रैड है, रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज्ड। इसकी फुल फॉर्म होती है रैड मीन्स रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज। इसकी फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं जो बुक में इजीली नहीं मिलती है। अब आगे आपका रैड इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ एनर्जी डिपॉजिटेड ऑफ 100 अर्ग्स पर ग्राम ऑफ एब्जॉर्बर। 1 ग्रे इज 100 रैड्स। तो कभी कभी आपके एग्जाम्स में क्या आता है कंपटीशन में कि आपको जो आपकी जो रेडिएशन की यूनिट दी हुई होती है ना वो रैड, और ये इसमें कन्वर्ट होता है 100 में, यानी कि 1 ग्रे 100 रैड। तो अगर आपको कोई फार्मूला, कोई मान लीजिए कोई कैलकुलेशन आ गया और आपको अर्ग्स में दिया हुआ है, ये 100 अर्ग्स में आपको दिया हुआ है और आपको उसके ग्रे में कन्वर्ट करना है, तो आप डिवाइड कर दो उससे। ये ट्रिकी क्वेश्चंस में आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस डीएसएसबी के एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। फिर है मीन एब्जॉर्ब डोज इन अ टिश्यू और ऑर्गन। अब हम टिश्यू और ऑर्गन की बात करते हैं, तो मीन टिश्यू ऑर्गन डोज इन अ टिश्यू और ऑर्गन, डी इसको हम टी से डिफाइन करते हैं, छोटा सा टी लगा होता है। अगर डी तो क्या है, कॉमन एब्जॉर्ब डोज है इन एनी मटेरियल, लेकिन जब यहाँ पे टी लग गया तो दैट मीन्स हम वहाँ पे टिश्यू की बात कर रहे हैं। तो डी टी इज द एनर्जी डिपॉजिटेड इन ऑर्गन डिवाइडेड बाय द मास ऑफ दैट ऑर्गन। ठीक है, यानी कि एनर्जी कितनी डिपॉजिट हो रही है। टी इज इंडिकेटेड फॉर टिश्यू, वो बॉडी के टिश्यू से इंडिकेटेड है। अब बात करते हैं कर्मा। कर्मा इज काइनेटिक एनर्जी रिलीज्ड इन मास। इसका ये है, वही सेम है, ट्रांजिशन एंड डी मास, ऑलमोस्ट कर्मा मास से ही रिलेटेड ये ऑलमोस्ट मास है। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक में कर्मा की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो इसको ये इक्वल ही माना जाता है। डायग्नोस्टिक की बात कर रहे हैं, थेरेपी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वेयर डी ट्रांजिशन इज सम ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इन ऑल ऑफ चार्ज आयनाइजिंग पार्टिकल लिबरेटेड बाय अनचार्ज आयनाइजिंग पार्टिकल्स इन मटेरियल ऑफ मास इन डीएम। डीएम मींस वेरिएबल मास, टी का मतलब है वेरिएबल ऑफ एनर्जी।
द एसआई यूनिट ऑफ कर्मा इज जूल पर केजी। कर्मा की एसआई यूनिट आ गई एग्जाम में लिखने के लिए कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ कर्मा, तो इसका जूल पर केजी है। कन्वेक्शनल यूनिट और पर ग्राम। तो आप चाहे तो एक काम कीजिएगा, एक टेबुलर फॉर्मेट बना लीजिएगा, ठीक है। एक टेबुलर फॉर्मेट में सारी साइड में यूनिट्स लिखिएगा, जैसे आपकी एक्सपोजर हो गया, पहले एक्सपोजर लिखिए, फिर एब्जॉर्ब डोज लिखिए, फिर उसकी एसआई यूनिट और कन्वेक्शनल यूनिट लिखते जाइए एक कॉलम बना के। तो वो आपको आगे फ्यूचर में पढ़ने के लिए बहुत आसान रहेगा। तो डायग्नोस्टिक में क्या है कि कर्मा और एब्जॉर्ब डोज बोथ आर द सेम, ठीक। ठीक है, प्रैक्टिकल दिया हुआ है, मैं बता देती हूँ इसको। व्हेन द पेशेंट इज एक्सपोज्ड टू बीम ऑफ रेडिएशन, टू इवेंट्स अकर। यानी कि जब पेशेंट के ऊपर रेडिएशन लगता है तो दो चीजें होती है। द फोटोन फ्रॉम बीम इंटरेक्ट, कौन सी बीम, जो एक्सरे बीम से एक्सरे ट्यूब से वापस आ रही है, विद द एटम्स। द पेशेंट में इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। कौन से ऑर्बिट से होगा द एटम, इन द पेशेंट एंड, यानी कि पेशेंट के अंदर, यानी कि बॉडी के अंदर जो मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। यानी कि आपका जो हमारी बॉडी में लाखों करोड़ों और वो वो है आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, जो आपके एटम्स हैं। तो एटम्स में जो मोस्टली जो लो एटॉमिक नंबर के होते हैं, जैसे कार्बन हो, सॉरी जैसे आपका कैल्शियम हो गया, वो लो एटॉमिक नंबर है। तो बहुत आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो लूजली बाउंडेड है वो निकल के बाहर आ जाता है। दिस इवेंट एनर्जी ट्रांसफर अकर, स्पेसिफिकली काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द बीम टू द पेशेंट इलेक्ट्रॉन, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, उसको बोलेंगे कर्मा। दैट इज काइनेटिक एनर्जी रिलीज्ड इन मटेरियल, यानी कि जो आपने एक्सरे पेशेंट को दिया वो एनर्जी एक्सचेंज हो गई उसके अंदर जाके। काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन व्हिच टेक्स प्लेस बाय आयनाइजेशन एंड एक्साइटेशन इज एब्सॉर्ब्ड। या तो आयनाइजेशन होगा या एक्साइटेशन होगा, उससे क्या होगा, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पूरी की पूरी एब्सॉर्ब्ड हो जाएगी। दिस इवेंट लीड्स टू क्वांटिटी रेफर एज एब्सॉर्ब्ड डोज, यानी कि जो एनर्जी ट्रांसफर हुई, ठीक है, यानी कि जो हमारी बॉडी में रेडिएशन गया और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ एनर्जी एक्सचेंज हुआ, उसको बोलेंगे हम कर्मा। और एनर्जी एक्सचेंज होने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया, यानी कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो एब्सॉर्ब्ड हुई, उसको हम बोलेंगे एब्सॉर्ब डोज। तो कर्मा डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एट अ पॉइंट वेयर इज द एब्सॉर्ब डोज रेफर द एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी अलोंग द पाथ ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स इन द पेशेंट टिश्यूज। जो पेशेंट के टिश्यूज हैं उसके अंदर ट्रैवल करके जब जाता है तो वो सारी लेयर्स में आपकी वही बॉडी की फैट टिश्यू, आपके नॉर्मल टिश्यूज, तो वहाँ सोचो कितनी तरह के वहाँ पे एलिमेंट्स है। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, देखिए ब्लड किस चीज़ का बना होता है, हीमोग्लोबिन है, उसमें आयरन है, बायोमोलिक्यूल्स है, तो सबका एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा ना, तो सबसे एनर्जी ट्रांसफर भी सबका अलग अलग होगा। ये रिलेशनशिप बिटवीन एब्जॉर्ब डोज एंड एक्सपोजर। अब दोनों के अब हम बात करते हैं, दोनों को कंबाइन करते हैं। यहाँ से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट हो जाएगी, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। रेडिएशन यूनिट्स थोड़ी सी कंफ्यूजन होनी है, थोड़ा दिमाग को खुला रखना है, दिमाग बहुत ध्यान से सुनना है, कंफ्यूज नहीं होना है। So it is possible calculate absorbed dose in a material if the exposure is known. D that means absorbed dose, ये यूनिट है ग्रे। F होता है आपका कोफिशिएंट, होता है कन्वर्जन कोफिशिएंट, ये कन्वर्जन फैक्टर होता है, ठीक है। हर एक का अलग अलग होता है, यानी कि जैसे लोहे का अलग हो गया कन्वर्जन फैक्टर, एक्सरेज का सॉरी अलग हो गया, ह्यूमन टिश्यूज का अलग हो गया, सबका हर एक मीडियम का डिपेंडिंग ऑन द मीडियम, यानी कि किस मीडियम से जा रहा है। और इसकी एक टेबल आती है कन्वर्जन कोफिशिएंट ऑफ मीडियम्स, इसकी प्रॉपर टेबल आती है, ठीक है। उसमें आपको देखिए इसमें कहीं पे भी कैलकुलेशंस में नहीं जाना है, बुशॉग में भी हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल्स मिल जाए। तो द एब्जॉर्ब एनर्जी क्वांटिटी ऑफ एयर एक्सपोज टू 1 कूलम पर केजी ऑफ एक्स-रेज इज 0.869 ग्रे, यानी कि आपका एक्सपोजर, आपका कन्वर्जन कोफिशिएंट हुआ एयर का 0.869, या आप उसको रेशनलाइज कर दो तो 0.86 भी, सॉरी 0.87 भी बोल सकते हो, और कर दो तो आइडियली इसको 1 कंसिडर कर लेते हैं। डायग्नोस्टिक में इसको 1 कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि एयर में जो भी आपका एयर का जो कोफिशिएंट है वो 1 माना जाता है डायग्नोस्टिक में। अगर आप इसको रेशनलाइज करते जाओगे तो वो 1 हो जाएगा कहीं ना कहीं आके।
तो हम एयर के लिए 1 ही मानते हैं, तो दैट्स व्हाई द एब्जॉर्ब डोज और एक्सपोजर दोनों ही सेम होते हैं। अब यह नीचे देखिए 10 किलो यानी कि फोटोन की एनर्जी 10 किलो इलेक्ट्रिक वोल्ट है। अब यहाँ पे वाटर की कितना हुआ 0.9 हुआ, बोन का कितना हुआ 3.5, मसल्स का अब देखो, अब वाटर और मसल्स को 1 कंसीडर कर सकते हैं, बोन को हम 4 कंसीडर कर सकते हैं। आप इधर देख लीजिए 100 पे आ जाइए, नीचे देखिए, ठीक है। तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू कोफिशिएंट वैल्यूज होती हैं, ये बहुत बड़ी टेबल भी है, आपको बुक्स में मिल जाएगी, बहुत बड़ी टेबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ गए हम इक्विवेलेंट डोज पे। इक्विवेलेंट डोज, अब इक्विवेलेंट डोज क्या हो गए? इक्विवेलेंट डोज को सबसे पहले हम इंडिकेट करते हैं आपकी एच से, कुछ बुक में बी भी मिलेगा, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So इक्विवेलेंट डोज को हम एच से इंडिकेट करते हैं, किसी किसी बुक में या किसी पुराने आर्टिकल्स में इसको किसी और से भी इंडिकेट किया हुआ है, लेकिन कॉमनली आज के टाइम में इसको हम एच से ही इंडिकेट करते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, जो हमारी एब्जॉर्ब डोज थी डी जो थी, डी को क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय डायमेंशनलेस रेडिएशन वेटेड फैक्टर। अब रेडिएशन वेटेड फैक्टर क्या होता है, जिसको हम डब्ल्यू आर से इंडिकेट करते हैं। इसमें उल्टा लिखा हुआ है, डब्ल्यू कैपिटल होता है, आर छोटा सा होता है, आर छोटा सा लिखा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं रेडिएशन वेटेड फैक्टर विच एक्सप्रेस बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस ऑफ अ गिवन टाइप ऑफ रेडिएशन। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, 2 एग्जांपल दूंगी अलग अलग, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपने मान लीजिए आपने जैसे एक वाटर कंटेंट लिया, पानी ले लीजिए नॉर्मल, ठीक है, और आपने क्या किया कि डिफरेंट मटेरियल लिए। जैसे मान लीजिए एक आपने क्या लिया, स्पॉन्ज लिया, ठीक है, दूसरा आपने नॉर्मल फैब्रिक्स जो आता है वो लिया, तीसरा आपने जैसे कॉटन फैब्रिक होता है वो ले लिया, फिर आपने रबर ले ली, फिर आपने प्लास्टिक ले ली। ये एक मान लीजिए हमने एक एक्सपेरिमेंट मटेरियल रख लिए। तो जब हम उस पानी को गिराएंगे तो सबसे पहले कौन उसको एब्जॉर्ब करेगा, बताइए? स्पॉन्ज, ठीक है। तो यानी कि स्पॉन्ज, व्हाट डज इट मीन, यानी कि सबसे पहले स्पॉन्ज ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन पानी तो एक ही है ना, पानी तो एक ही है। तो क्या मतलब हुआ इसका, यानी कि मटेरियल की टाइप, यानी कि आपका मटेरियल किस तरह का है, ठीक है। आपका दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन डिपेंड करेगा वो आपका मीडियम किस तरह का है, यानी कि आपका मटेरियल किस तरह का है। सेम चीज हमारी बॉडी पे लागू होती है, यानी कि हम एक नॉन आयनाइजिंग एक्सरे ही तो यूज कर रहे हैं। अब हमारी बॉडी में क्या है, बोन्स भी है जो कि बहुत सॉलिड होती है, टिश्यूज भी है, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यूज भी है, प्योर वाटर कंटेंट भी है, मॉलिक्यूल्स भी है, एंजाइम्स भी है, केमिकल्स भी है, यानी कि 1000 ऑफ टाइप के एलिमेंट हमारी बॉडी में है।
तो हर एक चीज का रिस्पॉन्स अलग होगा। जैसे बॉडी में अगर आप लोग टीएलडी बैच पहनते हो तो लंग्स जो हैं आपके, आप देखा होगा आप लोग चेस्ट एरिया में पहनते हैं, मोस्टली देखा होगा हम लोग चेस्ट रीजन में लगाते हैं, क्योंकि जो टीएलडी बैच को हमेशा रेडियो सेंसिटिव लोकेशंस पे लगाते हैं। या तो हम नेक की कॉलर पे लगाते हैं, दैट मीन्स क्योंकि थायराइड सेंसिटिव होता है रेडिएशन के लिए, इसलिए हम ये पूछते हैं कभी कभी एग्जाम्स में कि टीएलडी बैच कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं। तो या तो नेक पे लगाते हैं, क्योंकि वो थायराइड जो होता है वो बहुत सेंसिटिव एरिया होता है। जो रेडियो सेंसिटिव लोकेशंस होती हैं बॉडी की, हम उस एरिया में लगाते हैं। दैट मीन्स हमारे बॉडी के जो मोस्ट सेंसिटिव एरिया है वो कितना रेडिएशन रिसीव कर रहा है मैक्सिमम। या तो नेक पे लगाएंगे, तो यार दैट मीन्स आपका थायराइड क्योंकि सेंसिटिव होता है, क्योंकि उसमें आयोडीन कंटेंट बहुत होता है, तो वो रेडिएशन को बहुत ज्यादा हाई एब्जॉर्ब करता है। दूसरा क्या है आपका लंग्स इज ऑल्सो रेडियो सेंसिटिव। दूसरा आपके गोनाडल एरिया, यानी कि चाहे आपके ओवरीज हो, ओवरीज में ओवम, डेफिनेटली ओवम जो सेल्स हैं वो सबसे ज्यादा रेडियो सेंसिटिव होते हैं। स्पर्म काउंट्स जो होते हैं वो रेडियो सेंसिटिव होते हैं, तो इसलिए हम गोनाडल एरिया में लगाते हैं। तो 3 ये कॉमन साइट्स है, कॉमन। ये हम डायग्नोस्टिक की बात कर रहे हैं। ओटी में जहाँ ऑपरेशन थिएटर होता है वहां पे हाथ में भी टीएलडी बैच पहना जाता है, क्योंकि उनके जो हाथ होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं वो रेडिएशन के बीच में रहते हैं, क्योंकि वो जब सर्जरी करते हैं वहां पर आपका फ्लोरोस्कोपी कंटिन्यूस चलती रहती है, सीआर कंटिन्यू रहता है। रिंग में भी टीएलडी बैच पहना जाता है, हेड पे भी पहना जाता है टीएलडी बैच। तो ओटी के टीएलडी बैचेस अलग होते हैं, ओटी में 2 टीएलडी बैच एक साथ भी पहने जाते हैं। एक और खास इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं। अच्छा बताइए, टीएलडी बैच अगर आपको लेड एप्रन के ऊपर लेड एप्रन पहनना है तो आप टीएलडी बैच लेड एप्रन के ऊपर लगाओगे या अंदर लगाओगे? लेड एप्रन के अंदर। वेरी गुड। क्यों लगाएंगे? व्हाई? इट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि आप लेड एप्रन के अंदर ही क्यों लगाओगे? लेड एप्रन से कितनी प्रोटेक्शन मिल रही है? पर्टिकुलर डोज कितना लग रहा है हमें वही पता चले। हाँ, ताकि प्रोटेक्शन आपकी रेडिएशन प्रोटेक्शन लेने के बाद भी आपको कितना रेडिएशन मिल रहा है। दैट्स व्हाई ऑलवेज हम हमेशा उसको अंदर यूज करते हैं। तो एक तो मैंने जो एग्जांपल आपको दी, यानी कि एक तरह का रेडिएशन है और आपके डिफरेंट एलिमेंट है, तो उसमें जो एब्जॉर्प्शन रेट होगा, ये रेडिएशन डोज क्वांटिटीज होंगी वो अलग अलग होंगी। ठीक, एक तो ये हुआ, ये थोड़ा सा इससे अलग है, उसी से मिलता जुलता मान लीजिए। अब हम दूसरे की बात करते हैं। जैसे आपने स्पॉन्ज ले लिया या नॉर्मल फैब्रिक को कोई पीस ले लिया या स्पॉन्ज ही मान लीजिए। आपने स्पॉन्ज में क्या किया, स्पॉन्ज के 4-5 टुकड़े ले लिए छोटे छोटे। ठीक है, तो एक स्पॉन्ज पे आपने ऑयल गिराया, ठीक, एक स्पॉन्ज पे आपने वाटर गिराया, एक स्पॉन्ज पे आपने शुगर वाटर लिया, ठीक है, एक स्पॉन्ज पे आपने वो देखा होगा मोमिला जो डीजल इंजन ऑयल जो होता है बहुत थिक होता है नहीं होता। यानी कि आपने क्या किया, आपका जो सोर्स है वो आपने डिफरेंट कर दिया, लेकिन आपका मटेरियल सेम है। तो अब आप बताइए किसकी एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होगी और किसकी कम होगी? बताइए। मटेरियल आपका सेम है, एक ही मटेरियल है, लेकिन आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो अलग अलग हैं। मैम वाटर सबसे जल्दी अब्सॉर्ब हो जाएगा और सबसे डिले डीजल या इंजन ऑयल जो हमने लिया है, क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत थिक है, बहुत स्लोली जाके एब्जॉर्ब होगा। तो सेम चीज, सेम थिंग इज एप्लीकेबल ऑन द रेडिएशन। कि रेडिएशन का जो टाइप है वो भी रेडिएशन डोज पे इफेक्ट करता है। यानी एक्सरेज हो गए, एक्सरेज में भी वैरायटीज हैं, सॉफ्ट एक्सरे है, हार्ड एक्सरे है, मॉडरेट है, उसमें भी टाइप हो गए आपके। आपका मटेरियल सेम है, ठीक है। तो 2 कंडीशंस हैं यहाँ पे, हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन एप्लीकेबल हो रही है वो वही है, दैट मीन्स डायमेंशनलेस रेडिएशन वेटेड फैक्टर। यहाँ पे क्या है, जो रेडिएशन वेटेड फैक्टर है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके जो रेडिएशन के टाइप्स है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। यानी कि जो आपके डिफरेंट रेडिएशंस है सेम टिश्यू पे, एक ही टिश्यू पे कितने तरह के रेडिएशन इफेक्ट कैसे करेंगे, अलग अलग होगा। To avoid the confusion with absorbed dose, SI unit equivalent dose is sieverts। यहाँ से थोड़ा अलग चेंज हो रहा है, तो ये याद रखिएगा। हम इक्विवेलेंट डोज का क्या हुआ, जहाँ पे हमने एब्जॉर्ब डोज के साथ रेडिएशन वेटेड फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया।
वो कहलाएगी आपकी इक्विवेलेंट डोज, यानी कि कौन सी तरह का हम रेडिएशन यूज कर रहे हैं। तो ये मैं अगेन बोल रही हूँ, आपकी जो डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन है ये उसके लिए वन ही यूज होता है। टू अवॉइड कंफ्यूजन विद एब्जॉर्ब डोज एसआई यूनिट, हम क्योंकि सेम आ जाती है तो कहीं ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन हो जाए। ये मैं डायग्नोस्टिक के लिए बता रही, थेरेपी के लिए अलग हो सकती है। To avoid confusion with the absorbed dose, the SI unit equivalent dose is sieverts. The conventional unit was RAM. RAM का फुल फॉर्म कभी कभी एग्जाम्स में पूछते हैं, तो रेडिएशन एनर्जी ऑफ मैन, ये एक बार सर्च कर लेना, RAM का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो 1 sieverts is equal to 100 RAM होता है। अब आगे हम रेडिएशन वेटेड फैक्टर। अब रेडिएशन वेटेड फैक्टर वही सेम चीज है, बायोलॉजिकल इफेक्टिव। अब हम एग्जैक्टली आपकी फिजिक्स के लैंग्वेज में आ गए। बायोलॉजिकल इफेक्ट्स दैट एट्रीब्यूट नॉट ओनली द एब्जॉर्ब डोज, ठीक है, बट आल्सो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द एनर्जी रेडिएशन, यानी कि टिश्यू के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता है। अब यहाँ पे बॉडी के अंदर वेरिएशंस क्या है, भाई टिश्यूज भी अलग है, और अगर आप एक्सरेज ले रहे हो, गामा रेज ले रहे हो, वो भी डिफरेंट है। तो दैट्स वाई जो रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज है उसमें बहुत ही वास्ट स्पेक्ट्रम, बहुत वेरिएशंस होते हैं, मशीन्स के अकॉर्डिंग भी होते हैं, वेंडर्स के अकॉर्डिंग भी होते हैं। सो द मोस्ट ऑफ द रेडिएशन यूज्ड इन मेडिसिन एक्सरे, गामा रेज एंड इलेक्ट्रॉन। तो आपका रेडिएशन वेटेड फैक्टर इज 1 सो दैट एब्जॉर्ब डोज इक्विवेलेंट डोज आर न्यूमेरिकली इक्वल। ये किसके लिए है, सिर्फ हम एक्सरेज के लिए है। अब आप यहाँ देखिए नीचे, अल्फा पार्टिकल के लिए रेडिएशन वेटेड फैक्टर 20 है, ठीक है, यानी कि आप एब्जॉर्ब डोज जो निकल कर आई, ठीक, उसमें आप 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तब आपकी आएगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ ये 2-3 वैल्यू एटलीस्ट याद रखिएगा, अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन की। 5 to 20, न्यूट्रॉन की कितनी होती है, 5 से लेके 20 के बीच में होती है। वो अगर आप एग्जाम में आता तो उसकी वैल्यू आपको दी हुई होगी। आपको कुछ नहीं करना है, जो एब्जॉर्ब डोज है उसके साथ उठा के उसको मल्टीप्लाई करके दे देना है। So in diagnostic radiology, the Roentgen 1 rad 1 rem or SI unit is this one. तो 1 gray is equal to 0.00 sieverts. सेम है, देखिए सिर्फ यूनिट का कन्वर्जन सेम, ठीक है। लेकिन आपको अगर हम अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन्स की बात करें तो वहां हम वैल्यूज चेंज हो जाएंगे, एब्जॉर्ब डोज के साथ इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए टिश्यू वेटेड फैक्टर है, वही चीज है वो मैंने बताया आपको टिश्यू वेटेड फैक्टर में कि रेडिएशन बायोलॉजिकल इफेक्ट्स डिपेंड नॉट ओनली द टाइप ऑफ एनर्जी ऑफ द रेडिएशन बट आल्सो द टाइप ऑफ द टिश्यू और ऑर्गन हैज बीन एक्सपोज्ड। वही सेम चीज अभी मैंने जो एक एग्जांपल दी थी ना कि आपने डिफरेंट एक टिश्यू, एक आपने स्पॉन्ज ले लिया, एक प्लास्टिक ले लिया, एक फैब्रिक ले लिया, यानी कि आपने एक्सरे तो सेम लिया लेकिन आपने मटेरियल चेंज कर दिया, तो उस मटेरियल की जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है उसको हम बोलते हैं टिश्यू वेटेड फैक्टर, ठीक है। उसको हम बोलते हैं जब हम एब्जॉर्ब डोज के साथ टिश्यू वेटेड फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम बोलेंगे इफेक्टिव डोज। तो ये वाला है, ये टिश्यू वेटिंग फैक्टर की ये लिस्ट आपको थोड़ी याद करनी पड़ेगी, ठीक है। ये डोज काफी सालों से सेम है और अभी तक इतनी ही है, 1-2 की चेंजेस चल रही है थोड़ी बहुत अभी तक, लेकिन कोई वैलिड नहीं है। तो ये वैल्यू फिक्स्ड है, आप किसी भी बुक में देख लीजिएगा आपको सेम वैल्यू मिलेगी और यही लिस्ट मिलेगी। तो WT is indicated by tissue weighted factor और WR is indicated by radiation weighted factor। कभी-कभी सिर्फ आपकी डेफिनेशन लिखने के लिए दोनों ही आ जाती है कि explain tissue weighted factor and radiation weighted factor, इसलिए मैंने आपको पूरी PPT दी है। So E is indicated for effective dose। समेशन का मतलब होता है sum of all, यानी कि सबका सम, tissue weighted factor and radiation weighted factor। और आपका DT देखिए, WT is indicated for tissue weighted factor और radiation weighted factor, absorbed dose in tissue। इन तीनों को सम करके मल्टीप्लिकेशन है, ये आपकी आ गई इफेक्टिव डोज। तो इफ द इक्विवेलेंट डोज और your equivalent dose or effective dose is weighting by the tissue weighting factor are arrived another quantity in ICRP 199 refers as effective dose। It defines sum of all weighting equivalent dose is all tissue and organ of the body। ये सबका मल्टीप्लिकेशन है, सबका टिश्यू वेटेड फैक्टर, रेडिएशन वेटेड फैक्टर एंड एब्जॉर्ब डोज तीनों का मिला के आपने क्या किया, सबको सम अप कर दिया, वो आपकी इफेक्टिव डोज निकल के आ गई।
ये एक्टिविटी है आपकी। अब हम आगे थोड़ा सा न्यूक्लियर मेडिसिन की तरफ। सॉरी। सो एक्टिविटी का मतलब क्या है, यानी कि द स्ट्रेंथ ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल। ये हम थोड़ा सा डायग्नोसिस से बाहर निकल आए। ये है रेडियो एक्टिव मटीरियल की, यानी कि जब रेडियो एक्टिव मटीरियल में से जो रेडिएशन निकलती है वो पर्टिकुलर टाइम में कितना रेडिएशन निकल रहा है। The activity of radiation source signifies the output of radiation from the source. Activity of the source defined term of disintegration per unit time. तो आइडियली ये इसकी डेफिनेशन है, ये लिखने के पर्पज से है, ये वाइवा के पर्पज से है। नीचे की लाइन, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम भी बोलते हैं। टाइम का मतलब क्या है, हम यहाँ पर यूनिट टाइम इसलिए बोलेंगे कि वो 1 सेकेंड भी हो सकता है, 1 नैनो सेकेंड भी हो सकता है और 1000 ऑफ ईयर्स भी हो सकता है। तो बेसिकली हम इसको पर यूनिट सेकेंड या पर यूनिट टाइम भी बोलते हैं। 1 ग्राम ऑफ रेडियम, ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी है 1 ग्राम ऑफ रेडियम की, क्योंकि ये एक रेडियम से ही एक्चुअल रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन डिफाइन की गई थी। मैडम क्यूरी को क्यों नोबेल प्राइज दिया गया, क्योंकि मैडम क्यूरी ने एग्जैक्ट डेफिनेशन दिया है रेडियो एक्टिविटी की, इसलिए उनको अवार्ड से नवाजा गया या उनको नोबेल प्राइज दिया गया। तो पुरानी यूनिट जो थी वो बैक्यूरल थी पुराने ज़माने में, लेकिन कन्वेक्शनल यूनिट क्या है, सॉरी एसआई यूनिट बैक्यूरल है और कन्वेक्शनल यूनिट इसकी क्यूरी है। तो पुरानी कुछ जो अब देखोगे रेडिएशन यूनिट्स जो होंगे, जो ये दोनों यूनिट्स न्यूक्लियर मेडिसिन में यूज की जाती है। ये दोनों यूनिट्स जो है आपकी रेडिएशन उसमें सॉरी न्यूक्लियर मेडिसिन में यूज होती है बेसिकली। तो 1 बैक्यूरल 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। 1 डिसइंटीग्रेशन यानी कि पार्टिकल रेडिएशन। अच्छा, एक और चीज़, रेडियो एक्टिविटी को हम पार्टिकल रेडिएशन भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें से अल्फा बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी निकलता है, लेकिन वो सेकेंडरी पार्ट होता है। तो अगर एग्जाम्स में आ जाए कि एक्सप्लेन अबाउट द पार्टिकल रेडिएशन, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। पार्टिकल रेडिएशन का मतलब ही ये होता है जिसमें से अल्फा बीटा गामा निकल रहे हैं। अब आते हैं, ये आपकी डेरिवेटिव्स यूनिट शुरू हो गई। ये मैं कल स्टार्ट करूंगी आप लोगों के लिए। ये इजी है, ज़्यादा नहीं है। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से पूछूंगी कि ये थोड़ी सी टिपिकल है, ये मैं बताऊंगी। इसके ऊपर आप लोगों की इवन कुछ लोगों को प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं मास्टर्स में कि एंट्रेंस सरफेस डोज की एक्सपोजर निकालने के लिए मीन ब्लेंडर, ये मेमोग्राफी में होता है। ये हम नेक्स्ट कल वाली क्लास में बताऊंगी। हाउ मच है टोटल, कितने हो टोटल आप लोग? मैम 18 है। तो ये एक एक्स्ट्रा कौन है भैया यहाँ पे? 20 कौन है आज एक्स्ट्रा कौन है? आकांक्षा चेक करो जरा। हर्षित वर्मा के ये 2 मोबाइल से अलग अलग ज्वाइन किए हुए हैं क्या? ये 2 बार इनका दिखा रहा है यहाँ पर, हर्षित वर्मा का। जी मैम, वो उसमें बैटरी कम थी, एक में तो मैंने दूसरे से भी ज्वाइन करा था। दो बार लॉगिन दिखा रहा है। ठीक है। और अभी पीछे जो रेडिएशन यूनिट्स हैं, अगर उसमें कोई नहीं समझ में आया तो वी कैन डिस्कस टुमारो प्लीज। अगर मैंने क्वेश्चंस पूछा तो फिर आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, तो बेटर है अगर नहीं समझ। और लेकिन ऐसा भी नहीं कि नॉनसेंस ब्लाइंडली क्वेश्चन करो, क्योंकि फिर मैं पीछे का पूछ लूंगी उसमें से।